राम राम सभी को। मैं सेल्फ नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक एसएमई कंपनी का आईपीओ आया हुआ है जिसका नाम है वारिया क्रिएशंस। सो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और फंडामेंटली देखने वाले हैं कि आज कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है और क्या फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सो उसकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो जैसे कि पहले हम देख लेते हैं कि आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या क्या हैं। जैसे कि कंपनी का आईपीओ जो है 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने प्राइस रखा है 150 रुपये पर शेयर आईपीओ के लिए। यहाँ पर कंपनी ने जो लॉट साइज अपना रखा हुआ है वो है 1.5 लाख रुपए मिनिमम आपको एक फाइल लगाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। और कंपनी का फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है। यहाँ पर कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 20 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है और कंपनी ने जो 20 करोड़ रुपए उठा रही है उसमें पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई वो 71 करोड़ रुपए लगाई है कंपनी ने। तो कंपनी खुद की वैल्यू 71 करोड़ है और 20 करोड़ रुपए इतने वैल्यू लगा के उठा रही है। अब यहाँ पे पैसों की ज़रूरत कंपनी को क्यों है? कंपनी बोल रही है कि मुझे एक नया शोरूम खोलना है और शोरूम के अंदर में जो खर्चा होने वाला है उन दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, राइट। पहले तो शोरूम खोलना है, खोलने के लिए फिर उसके अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो उसके पैसों की ज़रूरत है। बाद में परचेज ऑफ इन्वेंट्री, नया शोरूम खुलेगा तो उसमें माल भी चाहिए तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो बेसिकली कंपनी को नया शोरूम खोलना है और उसका पूरा माल खरीदना है, राइट। तो ये बेसिक पर्पस है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी आज के दिन करती क्या है। सो कंपनी करती ये जो नेकलेस, इयररिंग्स, टॉप्स, रिंग्स वगैरह जो होती हैं इसके अंदर में डील करती है, जो कि ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें डील करती है और साथ में जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं मेनली उनमें डील करती है। सो अगर कंपनी की हम लोग वेबसाइट को अगर डिस्कवर करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेशियस स्टोन्स के अंदर में मैक्सिमम यूजुअली कंपनी डील करती है। अब प्रेशियस स्टोन से मिला के ज्वेलरी जो बनती है जैसे अंगूठी बन गई, नेकलेस बन गई, उस टाइप से, इस टाइप से, राइट। तो कंपनी ने हर मतलब महीने के हिसाब से एक एक ज्वेलरी डिज़ाइन की हुई है स्टोन को लगा के। तो मैक्सिमम जो काफ़ी सारे लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं और कंपनी से इन चीज़ों को बाय करते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि वास्तु शास्त्र वगैरह इन चीज़ों को मानते हैं और मानते हैं तो फिर वो एक पत्थर पहनना पसंद करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर में मंथ के हिसाब से, ताकि उनके ऊपर में कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े उनकी हेल्थ के ऊपर में, उनके परिवार के ऊपर में। इसलिए लोग इन पत्थरों को पहनना पसंद करते हैं, राइट। तो उसी को कंपनी ने ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा हुआ। जैसे कि अपने जो क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, इनको जोडिएक साइंस। सो जोडिएक के साइंस के अकॉर्डिंग भी लोग पत्थर पहनना, ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। सो कंपनी ने एक लुक दे दिया नया उन पत्थरों को ज्वेलरी के सेगमेंट में प्रेजेंट करके। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि इसी सेगमेंट में इसी तरीके से काम कर रही हैं। सो ये कंपनी भी उसी सेगमेंट में काम कर रही है और इससे काफ़ी डिमांड है रहता है मार्केट के अंदर में, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं, और हाँ दूसरी चीज़ की इस बिजनेस के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है कि जो पत्थर हैं ये आसानी से मिल जाते हैं और कॉस्टली नहीं होते हैं, इतने आराम से नॉर्मली मिल जाते हैं और बाद में उनको क्या अच्छा डिज़ाइन दे के प्रेजेंट करके कस्टमर को बेचा जाता है और कस्टमर के लिए उनका कोई आफ्टर सेल वैल्यू नहीं है, राइट। वो पत्थर ही है बट उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो वास्तु शास्त्र से और ये जो जोडिएक साइंस है इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको पसंद आता है। उनको लगता है कि हमारे अब कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। सो इस वजह से इसका जो इमोशनल वैल्यू है, इसकी वजह से जो कंपनी है उसको सस्ता पड़ता है बट कस्टमर को महंगा पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे बीच में जो मार्जिन है वो बहुत अच्छे खासे हैं इसमें, इस बिजनेस के अंदर में। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब कंपनी के आज के दिन में फाइनेंशियल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो 2021 के अंदर में कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था वो 12 लाख रुपए का किया था। उसके बाद में कंपनी ने 2 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया 2022 में और बाद में किया 5 करोड़ का रेवेन्यू 2023 में और अभी 6 महीने में ही 17 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। नाउ दैट्स इन रेड सिग्नल कि अचानक से 6 महीने के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि इतना भयंकर बूम आ गया अचानक से, वो भी आईपीओ आने वाला है इस कंपनी के अंदर में उस वक्त में। तो ये एक रेड सिग्नल है कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा कि कंपनी कर क्या रही है, राइट। हाँ, इससे 5 करोड़ से सीधा का सीधा 7 करोड़ हो जाता 6 महीने में तो समझ में आता है, 8 करोड़ हो जाता है समझ में आता है, 10 करोड़ तक भी समझ में आता है कि हम अज़म कर सकते हैं। 17 करोड़ सीधा ही वो थोड़ा सा नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स किस तरीके से काम करें। सो 13 लाख रुपए का कंपनी ने नुकसान खाया पहले साल 2021 के अंदर में। 22 में 57 लाख का प्रॉफिट किया, फिर 78 लाख का प्रॉफिट किया और इस साल सेल अच्छी खासी है तो उसी मार्जिन के अंदर में इनका जो है प्रॉफिट जो है वो बढ़े हैं, जो कि 3.5 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे कंपनी के जो नेटवर्थ देखते हैं, नेटवर्थ को यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ती ही जा रही है वक्त के साथ में। आज के दिन 4 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ कंपनी लगा रही है और कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो सिर्फ 65 लाख रुपए ही हैं। नेटवर्थ जो होती है उसमें इक्विटी कैपिटल भी इंक्लूडेड होता है, इसके अंदर में रिजर्व्स एंड सरप्लस में इक्विटी कैपिटल इंक्लूडेड नहीं होता है।
नेक्स्ट अगर कंपनी की देखते हैं कि आर ओ सी इतनी भयंकर ग्रोथ है तो फिर आर ओ सी आर ओ ई सब के सब आसमान में ही होंगे, और वही हो रखा है यहाँ पर, आसमान में ही है सब के सब, राइट। बट यहाँ पे एक मेन तो यही डाउट तो यहीं पे आ जाता है कि इतना भयंकर ग्रोथ होगी 6 महीने में, इस हिसाब से पूरे साल में जो ग्रोथ आएगा वो तो 34-35 करोड़ तक पहुँच जाएगा, राइट। हो सकता है 40 करोड़ तक पहुँच जाए, वो भी इतनी भयंकर ग्रोथ सालाना, मल्टीपल टाइम्स, मतलब 8 गुना ग्रोथ हो जाएगी ईयर ऑन ईयर। तो इतनी ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी आज के दिन किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख पाएंगे तो कंपनी के पास में आज के दिन कोई खास एसेट्स हैं नहीं, जैसे कि देख पाएंगे कंपनी के पास में कोई एसेट नहीं, मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है ना, कोई ऑफिस खुद का हो या फिर कोई फैक्ट्री खुद की हो या फिर कोई शोरूम खुद का हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कंपनी के पास में। यहाँ पर कंपनी बोलेगी हमारे पास में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। हाँ, एक जो हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कि मुंबई के अंदर में है वो भी हमारा नहीं है, वो भी किराए पे ले रखा है, वो भी 3 साल के लीज के ऊपर में ले रखा है। हाँ, 3 साल बाद में वो लीज को रीन्यू करवा सकते हैं, दैट्स एन ऑप्शन ऑलवेज देयर। बट किसी भी कंपनी को अगर जो सामने वाली जो लीज पे दे रही है वो कैंसिल भी कर सकती है, फ्यूचर में उसके पास राइट्स होते हैं। कंपनी के पास में जो आज के दिन लोगो जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, वारिया क्रिएशंस, ये जो वी वाला जो लोगो है ये हम देख पा रहे हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, मतलब इसको रजिस्टर नहीं किया, कोई भी दूसरा इंसान इसको यूज़ कर सकता है। आज के दिन इन्होंने अप्लाई कर रखा है इस लोगो के लिए कि ये लोगो हमें दे दो, बट ये रजिस्टर नहीं हुआ है। अगर ये आगे चल के वो भी हो सकता है, किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है ये लोगो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये लोगो कंपनी का फिर से नहीं होगा, राइट। तो अगर रजिस्टर हो जाता है तो फिर हाँ चलो कंपनी का लोगो तो खुद का है, अभी तो कंपनी का लोगो भी खुद का नहीं है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के आज के दिन फाइनेंशियल्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से काम कर रही है, दिख रही है। तो देख पाएंगे 10 करोड़ की टोटल बैलेंस शीट है आज के दिन में कंपनी के पास में, राइट। 2 सितंबर की बात करें, सॉरी दिसंबर 2023 तक का यहाँ पे डेटा कंपनी ने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 करोड़ की बैलेंस शीट है। और पिछले साल जो कि मार्च 2023 में यही बैलेंस शीट का साइज 20 करोड़ का था, राइट। और मेनली जो पैसा पड़ा हुआ था वो एमएसएमई सेगमेंट से आया हुआ था, और जो पैसा पड़ा हुआ था वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, मतलब माल पड़ा हुआ था 15 करोड़ का, और अगले 9 महीनों के अंदर में माल बिक चुका है, मैक्सिमम माल ये कंपनी बोल रही है हमारा बिक चुका है, ठीक है। चलो मान लेते हैं बिक गया। तो आज के दिन जो मैक्सिमम जो बैलेंस शीट की साइज है वो 10 करोड़ रुपए की ही है। माल कंपनी का बिका है तो नया कंपनी ने खरीदा नहीं है, अब क्यों नहीं खरीदा वो तो कंपनी जाने क्यों नहीं खरीदा है। नेक्स्ट कंपनी का देखते हैं, यहाँ पे 17 करोड़ की सेल हुई, जिसमें से अदर इनकम 43 लाख की हुई है, जिसमें कंपनी ने मेन जो इनकम हुई है वो 17 करोड़ 65 लाख की करी ली है। इसके अंदर जो कंपनी का जो मेन खर्चा हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब माल बनाने में जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है उसमें 8 करोड़ का कंपनी को खर्चा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। और पहले जो कंपनी है वो जब माल खरीद के बेचती थी, जो माल वो मतलब माल बना बनाया खरीदती थी और बाद में उसको बने बनाए माल को बेच देती थी। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब कंपनी ने क्या किया है, इसी साल से कंपनी ने खुद का माल खुद ही बनाना चालू कर दिया। सो रॉ मटेरियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंपनी के पास में आ गया है। स्टॉक परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, यहाँ पे 34 लाख का ही स्टॉक खरीदा गया, कंपनी ने बाकी खुद ही बनाया है, राइट। तो ये कंपनी का अच्छा स्टेप है, क्योंकि बिचौलिए पहले क्या ये जो बिचौलिए थे अब खुद ही मैन्युफैक्चरर हो गए यहाँ पर, दैट्स गुड। नेक्स्ट अगर कंपनी अब देख लेते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बचे कितने लास्ट के अंदर में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास में 3.5 करोड़ रुपए इस साल बचे, पिछले साल 78 लाख रुपए ही बचे थे। सो कंपनी का जो मेनली जो ध्यान अपने को देने को बोल रही है वो कंपनी बोल रही है कि हमने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हम लो मार्जिन के अंदर में वही माल बेच पाए थे जो पहले हम नहीं बेच पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा सेल इतना ज़्यादा बढ़ा है, राइट। तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे 2 करोड़ रुपए से बढ़ गए हैं, इसी साल बढ़ गए हैं जब कंपनी का माल बिका है। बट कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 3.5 लाख रुपए से हैं। सो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में भी कुछ खास दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट से ट्रेड रिसीवेबल्स नीचे होता है तो वहाँ पर कंपनी को अलग से एक्स्ट्रा लोन पे पैसा उठा के बिजनेस को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली बिजनेस को चलाने के लिए, राइट, क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, सो वो पॉजिटिव है कि नहीं है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.5 करोड़ रुपए से नेगेटिव में है,
Now that's a negative option. Cash generated from operations, that's negative. So कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो एज ए कैश कंपनी के पास में यहाँ पर नहीं आया है, कहाँ चला गया है। अब कंपनी बोल रही है कि हमारा जो मेनली पैसा चला गया है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में चला गया, एक तो 2 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा जो है करंट लाइबिलिटी के अंदर में चला गया है, ठीक है। एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, सो ये हो गया लेस इनकम। सो नेक्स्ट अगर देखते हैं बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सो लगभग कंपनी के पास में कैश बिल्कुल भी नहीं आया है, ये देखने को ही मिल रहा है। जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है और उसके बाद में कैश जनरेट नहीं होता है, मतलब आपने माल बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा और लास्ट में आपके पास में पैसा ही नहीं बचा, सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं गायब हो गया, या तो किसी माल मिला नहीं है या फिर कहीं और अटक गया है या फिर ट्रेड्स को पेएबल हो गया है। तो जब आपके पास में बिजनेस के पास में कैश नहीं बचता तो फिर आगे जो बिजनेस आप किस तरीके से करोगे, राइट। आपको पैसा लोन पे उठाना ही पड़ेगा, या फिर आप सैलरीज किस तरीके से दोगे, सैलरीज नहीं देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। बिजनेस बहुत अच्छे कैसे चल रहा है, कागजों में दिख रहा है कि प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, बट कैश नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत नज़र आ जाती है, जो कि यहाँ पे कंपनी के पास में क्लियरली नज़र आ रही है, राइट। सो ये एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के उसके अंदर में दिखता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के पास में आज के दिन कोई टेंजिबल जो एसेट्स हैं कंपनी के पास में, वो एसेट्स हैं क्या, कुछ जो भी हैं। 10 करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में मैक्सिमम जो पार्ट था वो था इन्वेंट्री का, मतलब कंपनी के पास माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए। बट और भी तो कंपनी के पास में जैसे ऑफिस या उसके अंदर जो आइटम्स होने चाहिए, तो वो बोलते हैं कंपनी के पास में कंप्यूटर है 1 करोड़ रुपए के, तो इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि यूजुअली बनाने के काम आते हैं, जो ज्वेलरी को या फिर जो शेप देने में काम आते हैं स्टोन्स को, तो 1.5 करोड़ के वो हैं। तो यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स कुछ है नहीं, और सॉफ्टवेयर्स हैं 75 लाख रुपए के, 75 लाख रुपए के नहीं सॉरी 75,000 के, हाँ 75,000 के। और ये भी सॉरी ये जो कंप्यूटर एंड डेटा है ये सिर्फ 1 लाख का है, और ये है 1.5 लाख के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, और 2 ये टोटल मिला के कितने हो गए 2.5 लाख रुपए का माल है कंपनी के पास में। तो ये 3 लाख रुपए का टोटल माल कंपनी के पास में एज एन एसेट है। सो 3 लाख रुपए का एसेट है कंपनी के पास में, और उसके बदले कंपनी का बिजनेस चल रहा है, और कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है कितनी 71 करोड़ रुपए। अब मुझे ये तो जस्टिफाई होने में बहुत डाउट लगेगा, मुझे हजम करने में बहुत टाइम लगने वाला है कि इतनी वैल्यू, इतनी भयंकर वैल्यू किस बेसिस पे लगाई है कंपनी ने। भाई साहब गजब ही वैल्यू लगाई है। हाँ ठीक है भाई, क्या बात करें। मार्केट मेकर्स को जो पोर्शन दिया गया है वो 70,000 रुपये का, 70,000 शेयर्स का दिया गया है, जो कि अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1% 1.5% के आसपास में बनता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी उस सेगमेंट में जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, कंपनी ने अचानक से सेल बढ़ी है, जो कि नेगेटिव पॉइंट दिखता है कि अचानक से इतनी सेल कैसे बढ़ी। कंपनी ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमने खुद ने स्टार्ट किया है। साथ में कंपनी के जो कैश है वो कैश कंपनी जनरेट कर नहीं पा रही है। साथ में ही अगर देखते हैं कि कंपनी जो है छोटी कंपनी है, सो ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक होल्ड करने वाले, मतलब मालिक जो है वो ही मालिक रहने वाले हैं कंपनी के पास में। सो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बट मैक्सिमम पॉइंट्स जो है यहाँ पे वो नेगेटिव हैं और संदेहजनक है। सो संदेह की वजह से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस आईपीओ में डाउट लग रहा है। तो अब मुझे अगर आपको अगर अप्लाई करना है तो मैं खुद की पर्सनल बता सकता हूँ कि अगर 40% से ऊपर इसका अगर यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं जीएमपी प्राइस रहता है, जो कि जीएमपी लिस्ट हमने यहाँ पे देख रखी है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा जीएमपी प्राइस, अगर ये 40% से ऊपर रहता है यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग, सो फॉर लिस्टिंग गेन्स ओनली आई कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग। सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं रिस्क ले सकता हूँ, ऐसा मैं अपना मानना है, मेरा मानना है, राइट। उसके अलावा तो मैं इग्नोर करना पसंद करूँगा। So that's all about this IPO thing, and finally see you tomorrow with new information or new opportunities.